हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोगों को पता है ये है MHI 008 08 कह सकते हैं या 108 हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स है इन बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश में है। और इसकी फ्री PDF जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप देख सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो तो या तो मेरे आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हो। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने जो क्वेश्चंस वगैरह लिए हैं ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। मतलब जो लास्ट ईयर्स वगैरह या उससे लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर मतलब जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे ना रिपीटेड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिया है। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना 2013, 16 और 21 में रिपीट हुआ है। एंड सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऐसे ही ये 2018, 14, 17 और 22 में रिपीट हुआ है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन लिए ना मैंने वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड लिया है। जैसे ये जो क्वेश्चन है 15, 18, 23 में रिपीट हुआ है। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चंस के आगे मैंने मेंशन किया है कि वो क्वेश्चन किस ईयर में आया है। और फिर मैंने आंसर्स को एकदम मास्टर लेवल के हिसाब से डिफाइन किया है। मास्टर्स के स्टूडेंट को ना आंसर में जब भी आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हो ना, आपको मेनली इसमें दो चीज़ फोकस करना होता है। क्या कि पहला आप अपने आंसर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे एंड लास्ट चीज़ कि आप अपने आंसर को कंक्लूजन से ख़त्म करोगे। एग्जामिनर यही चीज़ें देख के आपको आइडिया लगा लेते हैं कि कितना मार्क्स देना है, कितना मार्क्स नहीं। तो ऐसे ही मैंने किया। आप देखिए, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने भी क्वेश्चन जो पूछा है औपनिवेशिक शासन के बारे में, तो मैंने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जो मुझे देना था 5 से 6 लाइनों में। अब जो मेन की पॉइंट्स होते हैं ना मिडल पार्ट में, उन की पॉइंट्स को मैंने सिर्फ की पॉइंट्स ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखा, की पॉइंट्स को एक हेडिंग दिया और फिर उस हेडिंग को 4 से 5 लाइनों में डिफाइन किया है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। मास्टर्स के स्टूडेंट को आंसर ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे ही सेम जो सेकंड पॉइंट है उसको भी मैंने अलग से हेडिंग लिखा है, पैराग्राफ में नहीं। फिर उस हेडिंग के बाद मैंने उसको नीचे डिफाइन किया। ऐसे ही करके जो है धीरे धीरे मैं सारे पॉइंट्स को हेडिंग के रूप में लिख के उसके आंसर को डिफाइन करूँगी, आप देख सकते हो। एंड लास्ट में जो है एज अ मास्टर स्टूडेंट आपको कंक्लूजन देना होता है, अपने विचार देने होते हैं कि जो भी ऊपर आपने आंसर लिखा है, जो भी कंटेम्प्रेरी इंडिया या वर्ल्ड या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें क्या चल रहा है और आपके अकॉर्डिंग वो सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। तो इस जो MHI 08 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स की सीरीज़, ये जो है ये थर्ड पार्ट है। मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। एंड कल मैंने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था। मैं 8 क्वेश्चन करवा रही थी, मिडल तक पहुँच गई थी, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई थी तो मुझे वो वीडियो वही देखना पड़ा। ठीक है, तो मैं आज जो है 8 क्वेश्चन से कंटिन्यू करवा दूँगी। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए जो 8 क्वेश्चन नंबर है ना, उसमें जो है हमसे पूछा है क्या पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पर्यावरण नीति बनी उनका कैसे विकास हुआ। पर्यावरण से रिलेटेड नीति कैसे बनी और उनका विकास कैसे हुआ, ये 2016, 11 और 20 में रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ डिड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इन्वॉल्व इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने औद्योगिकरण और कृषि विकास को प्राथमिकता दी। हम जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था ना, तो भारत ने ये सोचा कि उसको अपना विकास कैसे करना है, तो इसलिए उसने क्या किया, 5 ईयर प्लान को अपनाना शुरू किया, 5 वर्षीय योजनाएं। इसके तहत क्या होता था कि वो अगले 5 सालों में जो है उसको क्या क्या काम करना है, क्या क्या चीज़ें हासिल करनी है ना, वो सारी चीज़ें वो डिफाइन करता था और उस मोटिव को लेके वो उस कार्य को करने के लिए पूरा एकाग्रत रहता था। तो जो भी हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान होते थे ना, 5 वर्षीय योजनाएं कहते हैं उन्हें हिंदी में, उसमें जो फर्स्ट 5 वर्षीय योजना था ना, उसमें हमारा मेन मोटिव ही ये था कि हम कृषि को प्राथमिकता दें। क्योंकि जब तक कोई देश कहते हैं ना, मतलब अन्न हमें, मतलब खाने जो फूड है ना वो एक बेसिक ह्यूमन नीड है। जब तक हमारे देश में खाना नहीं होगा, हम किसी और से खाने का इंपोर्ट करेंगे ना, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट हम लोग खाने के मामले में इंपोर्ट ना करें, हम टोटली इंडिपेंडेंट हो, ऐसा हमने ट्राई किया। एंड सेकंड चीज़ कि फिर मज़दूरों वगैरह के लिए जो है धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ ताकि लोगों को रोज़गार के अवसर मिले। तो हमने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया prioritized development leading to environmental stress from 1970 onward. Environmental protection entered policy framework। मतलब स्वतंत्रता के बाद हमने सबसे ज़्यादा तो
कृषि मतलब खेती बाड़ी को प्रायोरिटी दी, एंड सेकेंड औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को ध्यान पर फोकस किया। अब इन सब से क्या हुआ कि हमने एकदम से विकास के लिए सारी चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो पर्यावरण है ना, इन्वायरमेंट संसाधन है ना, जो प्राकृतिक संसाधन है पर्यावरण, उन पर दबाव पड़ने लगा, क्योंकि जब कारखाने स्थापित होंगे तो लकड़ी की कटाई होगी, है ना, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल जो हमें नेचुरल से प्राकृतिक से मिलता है। तो उस चक्कर में प्रकृति पर किसी न किसी तरीके से दबाव पड़ने लगता है। और 1970 के दशक के बाद पर्यावरण संरक्षण को नीति का हिस्सा बनाया गया। स्टार्टिंग में तो हमने अपने आप को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारी नीतियाँ की, जिससे काफ़ी सारे ऐसे कदम उठाए जिससे जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंची। लेकिन 1970 के दशक के बाद हमें जो है पर्यावरण का महत्व समझ में आने लगा। फिर हमने जो है पर्यावरण से रिलेटेड कानून बनाने शुरू कर दिए। अब देखो, जो ये क्वेश्चन पूछा ना हमसे कि कैसे नीतियों का विकास हुआ, अब हम इन सब चीज़ों को की पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे कि हमने पर्यावरण के लिए क्या क्या किया, उनकी नीति में क्या क्या विकास हुए। तो सबसे पहले जो है ना, पंचवर्षीय योजनाओं में पर्यावरण को ऐड किया गया। शुरुआती योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, केवल दोहन और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर जोर था। मैंने बताया कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारा ये फोकस बिल्कुल नहीं था कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, पारिस्थितिक तंत्र को सेव करना, नहीं, हमें सिर्फ डेवलप होना था। और इसके लिए क्या किया, हमने संसाधनों का दोहन किया, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, और हमेशा ये ट्राई किया कि जो हमारा उत्पादन है ना वो बढ़े, क्योंकि जब हमारी ग्रोथ बढ़ेगी तो हम अपने चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अर्ली 5-year प्लान फोकस्ड ऑन रिसोर्सेज एक्सटेंशन एंड ग्रोथ, इग्नोरिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट। देखा, यहाँ पे भी मेंशन है। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन के क्या प्रभाव पड़े। अब जो है हमने क्या फोकस किया, जो 1972 में ना एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसमें जो है भारत सरकार ने पर्यावरण का अलग मिनिस्ट्री बना दिया, ठीक है, जिस पे क्या होता था कि जो पर्यावरण से रिलेटेड थे ना, उससे रिलेटेड नीति बनाने शुरू करे गए। इस सम्मेलन के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण पर अलग मंत्रालय 1980 बनाया, और इस बार जो है पर्यावरण की नीतियाँ की शुरुआत करी गई। पोस्ट स्टॉकहोम इंडिया एस्टेब्लिश्ड द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री इन 1982 एंड बिगन फॉर्मल पॉलिसीज। अब क्या हुआ, कानूनी सुधार करने हमने शुरू की, क्योंकि कुछ समय के बाद जो है हर किसी को अपनी गलती रियलाइज़ होती है। हमें भी रियलाइज़ हुआ कि हमने कैसे कैसे अपने संसाधनों का दोहन किया, हमारी प्रकृति कैसे इफेक्ट कर रही है। तो अब हमने जो है अपने कानूनों में कुछ तरीके के सुधार किए, जो 1986 में 1986 में जो है हमने एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम का नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है जल मतलब वाटर, वायु मतलब एयर, वन्यजीव मतलब फॉरेस्ट, एंड जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए अलग अलग कानून बनाए। हमने हर चीज़ के लिए अलग अलग कानून बनाए। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड अदर स्पेसिफिक लॉज वर इनएक्टेड ऑन एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अब क्या हुआ कि जब हमने रूल बना दिए तो ज़रूरी है कि उसमें जो नागरिक है, जो बेसिक ह्यूमन बीइंग है, जो हम समाज में रहने वाले लोग हैं, वो उन रूल्स को फॉलो करें। और अगर वो उस रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उनके ऊपर कोई हेड ऐसा होना चाहिए जो उन रूल्स को फॉलो करने के लिए उस मानव या समाज को एक तरह से बाध्य कर दे, है ना। तो अब इसमें क्या है, नागरिक समाज और न्यायपालिका की क्या भूमिका थी। PIL एंड जन आंदोलनों ने नीति को अधिक उत्तरदायी बनाया। अब जो रूल बने ना, उसके लिए जो है ना आंदोलन वगैरह हुए, और आंदोलनों से जो है ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन चीज़ों की बढ़ गई, इन कानूनों की। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पर्यावरणीय फैसलों में निर्देश तय कर दिए, और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट वगैरह इन सब चीज़ों की खबर लेने लगे। और जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे फैसले लेने और दिशा निर्देश देने भी शुरू कर दिए। Citizen activism and judicial interventions like PILs played a critical role in shaping policies। अब जो है ये सारी चीज़ें हुई, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, तो वो हम बताएंगे कि भारत की पर्यावरणीय नीति स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे एक सामाजिक और कानूनी ढांचे में बदल गई। मतलब स्वतंत्रता के बाद हमें कुछ टाइम तक तो ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमारे लिए एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे ही सही सामाजिक कानून मतलब समाज में जागरूकता फैली, और फिर उसके लिए कानूनी ढांचे तैयार किए गए, मतलब उसके लिए नीति वगैरह बनाई गई। और आज भी व्यवहारिक कार्यान्वयन की चुनौती इस चीज़ की कमी को चुनौती देता है।
और ये पूरी ट्राई किया गया है कि कानूनों के माध्यम से जो है लोग मतलब वो हो जाए, अलर्ट हो जाए पर्यावरण को लेके कि थोड़ा सा सीरियस हो जाए। लेकिन क्या बात है कि आज भी जो है इन सब चीज़ों पे जो है सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट वगैरह है वो देरी कर देती है फैसला सुनाने में, व्यावहारिक कार्यान्वयन नहीं होता और इसी कमी की वजह से जो है एक चुनौती का कार्य हो रहा है। पर्यावरण आज भी जूझ रहा है। Environmental policy in India involved into a legal and social framework, yet implementation remains a major concern. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नाइन्थ क्वेश्चन जो है हमसे जलवायु परिवर्तन जो होता है ना, मतलब क्लाइमेट चेंजेस वगैरह, उसके इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में हमें बताना है। डिस्कस क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ना 2016 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले जो है हम बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जलवायु परिवर्तन, ओके। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारत में मौसम की चरम घटनाएं, कृषि संकट, जल संसाधनों में असंतुलन जैसे गंभीर प्रभाव देखे जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन मतलब ये होता है कि जो है ना हमारे भारत देश में जो है ऋतुओं का टाइम फिक्स होता है कि इससे इस महीने तक गर्मी रहेगी, इससे इस महीने तक सर्दी, पतझड़, बरसात, ये सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन जो है ना अब कोई फिक्स नहीं रहा। पहले ये था कि जो बारिश वगैरह है ना जून जुलाई अगस्त में ही आएगी, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो बारिश है वो जनवरी में भी आ जाती है, ठंड के मौसम में भी आ जाती है, नवंबर दिसंबर में। ये सब हो रहा है जलवायु परिवर्तनों की वजह से। और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं ना, मौसम चेंज वगैरह हो रहे हैं बिना टाइम मौसम चेंज, इन सब की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही है, चरम घटनाएं, मतलब बहुत बुरी घटनाएं हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। कृषि संकट हो रहा है, मतलब जब बारिश होना चाहिए जून जुलाई के मौसम में तो बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी वाली फसलें जैसे धान वगैरह वो उग नहीं पाती है ना। तो कृषि संकट हो रहा है। और जल संसाधनों मतलब कभी कभी तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, तो जिससे वजह सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से, और कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि उसकी वजह से बाढ़ आ जाता है। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि असंतुलन जैसा गंभीर असंतुलन बढ़ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है और इसके गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे समाज में। क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस एंड वाटर रिसोर्सेज इम्बैलेंस अक्रॉस इन इंडिया। मैं ऐसे हिंदी में समझा रही हूँ और आई होप कि इंग्लिश वाले बच्चों को भी ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत ऐसे लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, फिर मैं इंग्लिश की वीडियो पर्सनली अलग से बनाऊँगी। अब ये सारी चीज़ें कैसे कैसे बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम अपने की पॉइंट्स में डिफ़ाइन करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज में, तापमान में वृद्धि हो रही है ना, डिग्री वगैरह बदल रही है। कैसे, भारत में औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे गर्मी की लहर और सूखा बढ़ रही है। अब देखो भाई, एक लिमिट होती है गर्मी का बढ़ने की या लू वगैरह चलने की। लेकिन आप देख रहे होंगे आजकल गर्मी के मौसम में कभी कभी जो टेम्परेचर है ना इतना हाई चला जाता है कि इंसान गर्मी की वजह से मरने लग जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्म लू चलने लग जाती है ना कि इंसानों को इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है। गर्मी की लहरें होने की वजह से जो है इन्फेक्शंस हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, खेती बाड़ी में इफेक्ट पड़ रहा है। तो तापमान में वृद्धि हो रही है, इस वजह से भी जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। मानसून पर प्रभाव पड़ रहा है। कैसे, एक मिनट, कि जैसे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल ख़राब हो जाती है, बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है। मानसून अनियमित और अप्रत्याशित हो गया है, मतलब बारिश जो है ना अब उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रही, जिससे क्या हुआ बुवाई और सिंचाई पर असर पड़ा है। मतलब जिससे जो है फसल बोने और उसको पानी देने वगैरह, सिंचाई कहते हैं जिसको, उसको पानी वानी देना होता है पौधों को बड़े होने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पर असर पड़ा है क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है ना। पहले टाइम फिक्स हुआ करते थे कि इस समय जो है बरसात का मौसम है, अगस्त के टाइम, जून जुलाई अगस्त, तो हम इस वक्त धान उगाएंगे क्योंकि धान के फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कभी कभी तो इतना सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं आता, बारिश ही नहीं होती, जिसकी वजह से जो है कई फसलें सूख जाती है क्योंकि हर कोई इतना बड़ा किसान नहीं है कि वो अपने लिए पर्सनली हैंडपम्प लगा सके। Monsoons have become erratic, affecting sowing and irrigation cycle. एंड जो है ना अब इसका जो है तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ रहा है, उस खतरा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इससे तटीय क्षेत्र जो है ना, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, तूफानों के कारण तटीय आबादी और आजीविका खतरा पड़ रहा है। तटीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि क्या हो गया, केरल वगैरह हो गए, गुजरात हो गया, ये सारे जो राज्य है ना ये तटीय क्षेत्रों में आते हैं। और एकदम से जब कहते हैं ना चक्रवात या पानी में सुनामी आती है तो इससे जो है समुद्र के स्तर में
वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है कि तटीय क्षेत्र गुजरात वगैरह में घनी आबादी है, केरल वगैरह में, तो वहाँ पे जो रहने वाली आबादी है ना, जो साइड में रहते हैं, उनको क्या होता है, जान का खतरा रहता है तूफ़ान के कारण। और कभी कभी जो है ना, जब वो होता है कि जब ज़्यादा पानी ओवरफ्लो कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जगह खाली करवाती रहती है, जिससे जो है ना विस्थापन जैसी समस्या आती है। और जो वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं, जिनका खुद का घर होता है, उनको घर वर छोड़ के जाना पड़ता है, और इससे जो है आजीविका को भी खतरा बढ़ता है। Rising sea levels and cyclones pose threat to coastal population and livelihood. अब क्लाइमेट चेंज का इन सब पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, लेकिन साथ के साथ खेती और खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है, क्योंकि फसल पैदावार में गिरावट आ रही है। क्योंकि कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो कभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसलें गल सड़ जाती है, तो कभी बारिश ही नहीं होती, जिसकी वजह से बारिश ना होने की वजह से फसलें सूख जाती है। क्योंकि जल संकट हो रहा है, इसकी वजह से कृषि नहीं हो पा रही है, और खेती बाड़ी नहीं होगी तो खाद्य सामग्रियों की कमी होगी ही, है ना। तो हमारे जो खाद्य मतलब फूड्स वगैरह ना, उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मिट्टी की भी गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। डिक्लाइन इन क्रॉप यील्ड्स, वाटर स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस सॉइल क्वालिटी अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। अब इन सब का कंक्लूजन क्या पड़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, इसके एक दो इफेक्ट नहीं पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं, बहुआयामी, मतलब मल्टी डायमेंशन इफेक्ट, मतलब एक दो इफेक्ट पड़े ही नहीं है। जलवायु परिवर्तन मतलब बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होना। और इसके समाधान के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, नीति बना सकते हैं एकता के साथ। मतलब गवर्नमेंट को होना चाहिए कि वो ऐसी नीति बनाए जिस पे लोगों की यूनिटी हो। न्यूज़ वगैरह में, है ना, हमें अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, और कहते हैं ना, मतलब जागरूकता फैलानी चाहिए खेती बाड़ी या मौसम को लेके, और सब लोगों की भागीदारी इसमें आवश्यक है। Climate change has multi-dimensional impact that require policy coherence, innovation and community engagement for mitigations. एंड द लास्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ी सी 20 मिनट की हो जाती है, I'm सॉरी, क्योंकि इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है ना, क्योंकि मैं ना क्वेश्चन के साथ आंसर्स को भी बहुत डीपली समझाती हूँ। मेरा मानना ये है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि अगर 5 लाइनें सुन लेना तो उनको उनमें से 2 लाइनें याद रहती है। लाइक मी, अगर मुझे कोई 6-7 लाइनें बोल रहा है तो मैं 3-4 लाइन याद रख पाती हूँ। इसलिए मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं अपने आंसर को इतना डीपली, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि सुनने वाला जो है, अगर सारी बातें याद नहीं रख पा रहा तो कुछ बातें तो याद रखे, जिससे जो है उसको वो चीज़ें भी याद होगी तो अच्छे से लिख देगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा और भारत में इसकी रेलेवेंस के ऊपर चर्चा करने के लिए पूछ रहा है हमसे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड इट्स रेलेवेंस इन इंडिया, कि पर्यावरणीय न्याय की जो अवधारणा ना, कॉन्सेप्ट, उसका भारत में क्या इंपॉर्टेंस है और उसका रिलेवेंस क्या है, ये पूछा है। 2017 और 22 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सबसे पहले जो है कि पर्यावरणीय न्याय होता क्या है ये बताएंगे हम इंट्रोडक्शन में। पर्यावरणीय न्याय का अर्थ है सभी समुदायों को समान रूप से स्वच्छ हवा, पानी, भूमि और संसाधनों तक पहुँच मिलना, खासकर गरीब और वंचित वर्गों को। बेसिकली जब न्याय वर्ड यहाँ पे आ रहा है तो आपको साफ पता समझ में आ रहा होगा कि जो भी ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन तक सभी संसाधनों का पहुँच होना। संसाधनों में क्या आते हैं, हवा, पानी, भूमि, जल, खाना पीना, भोजन और सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यही है कि जो भी समाज में रह रहे लोग हैं, चाहे वो गरीब हैं या वंचित वर्ग है, क्योंकि अमीरों को तो ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं, तो यहाँ पे बात होती है गरीब और वंचित वर्गों के बारे में, है ना। तो उन लोगों को क्या, स्वच्छ हवा मिले, पानी मिले, भूमि मिले और सारे संसाधन जो भी समाज में विद्यमान है, चाहे वो फ्यूल हो, है ना, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, कुछ भी हो, सब तक जो है आम लोगों की पहुंच होनी चाहिए। Environmental justice means the fair access to clean water, air, land and resources of all, especially the poor and marginalized. ओके, तो यही होता है पर्यावरणीय न्याय का मतलब। अब इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो बताएंगे। असमान प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण संकट जैसे कि प्रदूषण और सूखा में सबसे अधिक गरीब और दलित वर्ग जो है वो इफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल क्राइसिस डिसप्रोपोर्शनैलिटी अफेक्ट द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़।
मतलब जो ये पर्यावरणीय संकट होते हैं ना, जैसे प्रदूषण, सूखा वगैरह पड़ना, इन सारी चीज़ों से जो है सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होता है, जो समाज में हाशिए पे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वंचित समुदाय है ना, उन लोगों पे सारी चीज़ें का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नीति प्रक्रिया में भागीदारी की कमी, अब जो ये चीज़ें हैं ना, इनसे जो भी दलित वर्ग है, गरीब या वंचित वर्ग है ना, इन लोगों की नीति की निर्माण जो होता है ना, नीतियों की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं हो पाती, क्योंकि ये लोग बहुत दबे कुचले होते हैं और लोगों को इन चीज़ों में एंट्री नहीं दी जाती है। नीति निर्माण और परियोजना अनुमोदन में स्थानीय लोगों की राय को नज़रअंदाज किया जाता है। लोकल पीपल्स ओपिनियंस आर ऑफ्टन इग्नोर्ड इन पॉलिसी मेकिंग एंड प्रोजेक्ट अप्रूवल्स। कानूनी उपाय, एनजीटी, लोक अदालतें और पीआई जैसे माध्यमों से पर्यावरण अधिकारों की रक्षा हो रही है। ये सारी वो संस्थाएं हैं जो कि इन्वायरमेंटल राइट्स की रक्षा कर रहे हैं। कौन? लोक अदालत, एनजीटी और पीआई, है ना। समावेशी नीति की आवश्यकता है। अब हमें इनका सॉल्यूशन क्या है कि हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें सारे लोगों का एनरोलमेंट हो। समावेशी मतलब सबका एनरोलमेंट हो। वास्तविक पर्यावरण नीति के लिए, पर्यावरणीय न्याय के लिए समाज, इकोनॉमिकली और पारिस्थितिकी कारकों को एक साथ देखना होगा। इन सारी चीज़ों का एनरोलमेंट होना जरूरी है। अचीविंग ट्रू इन्वायरमेंटल जस्टिस रिक्वायर्स इंटेग्रेटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है कि भारत जैसा जो विविध देश है, जिसमें इतने सारे लोग, इतनी सारी धर्म जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पर पर्यावरण न्याय की अवधारणा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, रिलेवेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण न्याय जो है वो सतत विकास की कुंजी है। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, एनवायरमेंटल जस्टिस इज़ द विटल एंड की ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बेसिकली ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आप लोगों को बताया। मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बेस्ड है। इसके पार्ट 1 और 2 भी मेरे चैनल पे अपलोड है। और आज जिन बच्चों का भी MHI 106 का एग्ज़ाम था, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। और ये जो है MHI 08, इसका जो एग्ज़ाम है ना, ये 2 जून को है। तो आप लोग एग्ज़ाम देकर आए तो मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू। एंड एक लाइक ज़रूर करके जाना प्लीज़, क्योंकि आपके लाइक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरीके की वीडियोस और बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।